हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में से आगे बढ़ते हुए, अब तो क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं हम लोग तो क्वांटम मैकेनिक्स से आगे बढ़ते हुए थर्मोडायनेमिक्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना। ये इतना सडन ट्रांजिशन क्यों है, इसका भी एक रीज़न ये है कि मैंने अभी तक कुछ भी थर्मो से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ाया है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ज़रूर शुरुआत में एक कोर्स दिया था जिसका ऑडियो क्वालिटी वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी, तब जो सुविधा थी वो इतनी व्यवस्थित नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से थर्मोडायनेमिक्स को मैं शुरू कर रहा हूँ कि अभी तक आपने यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ ज़्यादा ठीक से नहीं सीखा और ये भी क्रैश कोर्स है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा हैवी डेरिवेशंस नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे और उसके मेन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का एक समय तक बहुत राज्य चला है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। कहाँ से? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। इसमें हम लोग दो तरह की गैसेस पढ़ेंगे। पहली हमारी होगी आइडियल गैस, दूसरी होगी हमारी रियल गैस। और फोकस उन जगहों पे ज्यादा करेंगे जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। डिटेल कोर्स नहीं है तो इसमें हम लोग हर बात को डिटेल में पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, उन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, और जहां से क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं उसको बस एक सरसरी निगाह से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइडियल गैस और रियल गैस। ठीक है, तो आइडियल गैस, इसका इक्वेशन में लिख लेते हैं, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, और रियल गैस P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, अब एक बात ध्यान समझ लेते हैं कि आइडियल गैस और रियल गैस, इसमें डिफरेंस क्या है। बेसिकली जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है इसमें फर्स्ट हम डील करते हैं आइडियल गैस से। तो आइडियल गैस एक्चुअल में क्या होता है, इसके कुछ असम्पशंस माने गए कि आइडियल गैस हम इस तरह की गैस को मान सकते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी कि आइडियल गैस जो होगी, पहली बात तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका साइज नेग्लिजिबल माना गया। ऐसा तो एक्चुअल पॉसिबल नहीं है। तो ये एक आइडिया लिखा हुआ है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। ठीक है, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का मतलब ये है कि जो वो गैस जिसके मॉलिक्यूल्स कोई भी जगह नहीं घेरते हैं, एक ये assumption माना गया इसमें। ठीक है, दूसरी ऐसे माना गया कि जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो वो जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है, यानी परफेक्टली इलास्टिक, टकराए जितनी एनर्जी से उतनी एनर्जी से भागे। इस तरह से लगातार उसमें एनर्जी बनी रहती है, कभी भी एनर्जी का डिसिपेशन नहीं होता है, एनर्जी क्षय नहीं होती है। ठीक है, और किस तरह से माना गया कि इस पे कोई भी जो ग्रेविटी काम नहीं करती है। तो इस तरह के जो असम्पशंस थे वो माने गए। लेकिन वहीं अगर हम रियल गैस की बात करें तो रियल गैस में ये सारी चीजें लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो गैसेस होती हैं वो रियल गैस ही होती हैं। आइडियल गैस सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, देखो हम लोग आइडियल चीजों से डील क्यों करते हैं? आइडियल चीजों से डील करने का मेन पर्पस हमारा ये होता है कि अगर एक बार हम जनरल वे में किसी चीज को सीख गए तो हम उसको जनरलाइज करके, तो हम उसमें जो भी, मतलब जब जनरलाइज हमने करके एक रिजल्ट निकाल लिया, अब उस रिजल्ट में जो एडिशनल प्रॉपर्टीज ऐड हो रही हैं जो रियल वर्ल्ड में है उसको ऐड करना शुरू करते हैं, तब जाके हमारा एक समुच्चय ढांचा तैयार होता है जो कि एक्चुअल में होता है, जैसे कि रियल गैस। तो ये जैसे इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि एक्चुअल में जो प्रेशर माना गया वो प्रेशर किस तरह से माना गया कि जो प्रेशर होता है वो ऐसे समझो, मान लो ये कंटेनर है, ठीक है। तो ऐसा माना गया कि जैसे कोई पार्टिकल है तो किसी एक पार्टिकल पे चारों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है। ठीक है, जितना इधर वाले पार्टिकल लगा रहे हैं इतना इधर वाले पार्टिकल लगा रहे हैं, या वो सब पे बराबर फोर्स लगा रहा है, इसमें ये अजम्पशन है। लेकिन एक्चुअल में मान लो जो बिल्कुल ऊपर का पार्टिकल होगा, जो बिल्कुल सतह में छू रहा होगा, उस पे बाकी सब तरफ से तो फोर्स लग रहा होगा, सब तरफ से तो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, लेकिन जो ऊपर वाली सतह है वहां पे तो कोई पार्टिकल नहीं है, वहां पे तो कोई आपका एटम नहीं है। तो उसमें क्या हुआ, प्रेशर में भी कुछ करेक्शन टर्म आया, और उसी तरह से वॉल्यूम में भी, क्योंकि यहाँ पे क्या माना गया था कि वॉल्यूम जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम माना गया कि कुछ वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम उसमें से भाई ऐसे समझो कि एक क्लास थी, उस क्लास में 100 सीट्स खाली थी, तो मान लो एक बच्चा आके बैठ गया, अब कितनी सीट्स खाली है? 99। तो कैसे निकाला? 100 माइनस 1, वही चीज है 100 माइनस 1, ये करेक्शन फैक्टर। ठीक है ना, ये हो गया आइडियल और रियल गैस की बात। ठीक भाई,
यहाँ से तो हम शुरुआत करते हैं एक्चुअल में कि क्या होता है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, किस तरह से हम आगे डील करते हैं। ठीक है, अब मान लो इसी बात करते हैं कि अब यहाँ पे जो पार्टिकल है वो वॉल्स पे फोर्स पे लगा रहा है। मान लो ये पार्टिकल है, ठीक है, ये वाला, तो ये वॉल पे कितना फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स का भी एक अच्छा खासा सूत्र बन के आता है, एक डेरिवेशन बन के आता है। उस डेरिवेशन के बाद जो फॉर्मूला निकलता है वो कुछ इस तरह निकलता है कि जो प्रेशर है वो डिफाइन किया जाता है 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। ये होता है उस प्रेशर का फॉर्मूला जो कि एक पार्टिकल अपनी जो कंटेनर में है, कंटेनर्स की वॉल पे जो अप्लाई करता है, इस तरह प्रेशर लगाता है। ठीक है, तो इस प्रेशर को और भी, अब देखो डेरिवेशन पार्ट पे नहीं जा रहे, डेरिवेशन आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं खास, तो P इज इक्वल टू, इसमें हम चेंज कर लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे अगर करा दे तो ये 2/3 अलग हो जाएगा, 2/3 अलग हो जाएगा, और यहाँ पे हाफ रो वी स्क्वायर बचेगा, और ये हाफ एम वी स्क्वायर की तरह काइनेटिक एनर्जी की तरह है। तो इसको यहाँ पे वी एक्स्ट्रा, देखो रो क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो 2/3 इंटू, तो वी इधर भेज दो, रो वी, ठीक है ना, 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, भाई हाफ एम वी स्क्वायर बचा यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी, और इसको मान लिया वॉल्यूम की वैल्यू ने 1 मान ली, तो यूनिट वॉल्यूम के लिए, किसके लिए, यूनिट वॉल्यूम के लिए जो प्रेशर लिखते हैं वो 2/3 काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। इस तरह से मतलब फॉर्मूले अपनी अपनी अलग अलग तरह से जनरलाइज करके इस तरह से आप तो ये मेन याद रखो कि रो इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। यहाँ पे आर एम एस क्या है अभी आगे जाके पता चल जाएगा, ठीक है ना। ठीक, ये बात अपने को पता चल गई। अब हम थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि गैस में एक्चुअल होता क्या है, ठीक है ना, किस तरह से हम गैसेस से डील करते हैं, कितना प्रेशर अप्लाई होता है। अब थोड़ा सा उनके बारे में और डीप स्टडी करते हैं कि मान लो एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, सब अलग अलग वेलोसिटी से भाग रहे हैं, तो किसी एक पार्ट जो उनकी, भाई टोटल पार्टिकल्स हैं तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है, क्या मोस्ट प्रोबेबल होती है, मतलब जो मोस्ट प्रोबेबल, मतलब जो वेलोसिटी ज्यादा पार्टिकल्स के पास हो, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, वो वेलोसिटी। तो इस तरह से जो हमें एक एनालिसिस करके जो फॉर्मूले मिलेंगे, उन फॉर्मूले पर हम बात करते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं पहले। तो हम लोगों ने बात ये कर ली कि किस तरह से हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अप्रोच करते हैं, किस तरह से पढ़ना शुरू करते हैं, क्या रियल गैस होती है, क्या आइडियल गैस होती है, ठीक है, और किस तरह से प्रेशर अप्लाई करते हैं वो जो वॉल्स के कंटेनर पे, ठीक है ना। अब वेलोसिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो वेलोसिटी को हम ये देखा कि एक कंटेनर में जितने पार्टिकल्स हैं उनकी क्या किस किस तरह की वेलोसिटीज हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, कर्व बनाते हैं, उसको बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है ना, मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल्स, ग्लेन मैक्सवेल वाला नहीं है ये, ठीक है ना, मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। इस कर्व में क्या करते हैं हम लोग, एक फंक्शन लेते हैं, वो फंक्शन क्या होता है, मान लिया उस फंक्शन को हमने नाम दिया फंक्शन, जो है वेलोसिटी का फंक्शन लिया एफ वी, अभी क्या है सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। एक फंक्शन लिया जिसको हम लोगों ने v के साथ में प्लॉट किया, किसके साथ में, वेलोसिटी के साथ में, ठीक है, वो फंक्शन क्या है अभी बताते हैं, ठीक है। और वो जो प्लॉट है वो कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किस तरह से डिफाइन है कि एफ वी जो है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द रेंज, इन द वेलोसिटी रेंज v टू v प्लस dv, क्या है, अच्छा dn को हम किस तरह से लिखते हैं भाई, dn को क्या लिख सकते हैं, एफ वी dv, यानी अगर हम dv रेंज की बात करें, अगर हम dv रेंज की बात करें तो उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, एफ वी को हम dv से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी dv क्या है, v वेलोसिटी ले लो, यानी मान लो 5 मीटर पर सेकंड ले ली, फिर हमने 10 मीटर पर सेकंड लेनी, यानी v से v प्लस dv, बस छोटा सा dv बहुत छोटा होगा, तो v से v प्लस dv इतनी रेंज ली, तो रेंज कितनी आ जाएगी dv, भाई v से v प्लस dv, यानी उत्तर बीच में कितनी रेंज आ गई dv, तो उस dv रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको ये बताता है फंक्शन, ठीक है ना। और वो जो फंक्शन आता है, उस फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से होता है, 4 पाई इंटू एम बाई 2 पाई के टी इंटू पावर 3/2 इंटू वी स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी, ठीक है ना।
ये आता है वो फंक्शन। तो अगर साथ में dv लिख लें तो आसानी रहेगी समझने में कि इस रेंज की बात कर रहा है, इंटू dv। ठीक है, ये वो प्लॉट है उसका, इस फंक्शन का, fv का। ठीक है, v के साथ में। चलो भाई, ये बात अपने को समझ आ गई। अब इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इस रेंज में, उसका वेलोसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पहले बिल्कुल जीरो है, फिर आके एक जगह पे पीक हुआ है, और फिर इस जगह है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अगर हम इसमें एक स्ट्रिप काटें, अगर हम इसमें एक स्ट्रिप काटें डीवी लंबाई की, अगर हम इसमें एक डीवी लंबाई की एक स्ट्रिप काटें तो उसमें कितने हमारे पार्टिकल्स होंगे, डीएन। उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, डीएन। यानी डीएन पार्टिकल्स के पास में इतनी वेलोसिटी है। ठीक, इसमें एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसको हम दिखाते हैं VMP, मोस्ट प्रोबेबल। इसका मतलब ये है, ये वो वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी है जिसके पार्टिकल्स सबसे ज्यादा हैं। ये वो वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है, जिसके पार्टिकल्स सबसे ज्यादा हैं। मतलब क्या है, बहुत लोग क्या इसमें कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि ये वो वेलोसिटी है, ये मतलब ऐसे ऐसे समझते हैं कि ये पार्टिकल की सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, ये सबसे ज्यादा पार्टिकल्स की वेलोसिटी है। दोनों में बड़ा अंतर है। मतलब ये वेलोसिटी सबसे ज्यादा नहीं है ना, ना ना, ये कंफ्यूज मत होना कि ये वेलोसिटी सबसे ज्यादा है ना, ये वो वेलोसिटी है जिसके पार्टिकल्स सबसे ज्यादा है। मतलब ये सबसे ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स के बाद में ये वेलोसिटी होगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो ऐसे समझो, मान लो, मान लो मेरे पास 5 नीले रंग की चॉक्स हैं, कैसी हैं, ब्लू कलर की। ठीक है, बोल लिख दिया ब्लू रंग की चॉक है, ब्लू कलर की। ठीक है, 3 रेड कलर की चॉक्स हैं। ठीक है, और 2 येलो कलर की चॉक्स हैं। ठीक है, तो अब अगर मुझसे बोला जाए कि बताओ कौन सी कलर की चॉक्स सबसे ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे, ब्लू कलर की चॉक्स सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि इनका एवरेज फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10, ये टोटल चॉक्स हो गई। ठीक है, तो ब्लू का एवरेज कितना है, 5/10। समझ रहे हो ना भाई, ब्लू कितनी हो सकती है, सॉरी प्रोबेबिलिटी बोल दी क्या मैंने, कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या मैंने, फिर से एक बार समझो कि जो ब्लू कलर की चॉक्स हैं वो सबसे ज्यादा है, यानी जो इस वेलोसिटी के पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज्यादा है। यानी यहां 5 को हम कंपैरिजन कर सकते हैं VMP से, यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। वहां पे मोस्ट प्रोबेबल चॉक कौन सी है, ब्लू, तो ब्लू है मोस्ट प्रोबेबल चॉक। बात समझ आई। तो ये बात हो गई मोस्ट प्रोबेबल की। ठीक है, इसको हम किस तरह से निकालते हैं, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, जब भी हमें याद करो मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है भाई, मैक्सिमा यानी इस वेलोसिटी का मैक्सिमा कितना होगा, तो वो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफवी को, अब डी हटा दो यहां से, तो एफवी को वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखेंगे, वी को, सॉरी एफवी को वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, यानी d/dv ऑफ एफवी करेंगे और उसको 0 के बराबर पुट करेंगे। जब ये करेंगे इसको, तो अब डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देता हूं मैं, तो यहां से जो एक्सप्रेशन आएगी, यहां से जो v आएगा वो मोस्ट प्रोबेबल होगा, यानी जो VMP आएगा उसका फॉर्मूला आएगा √2kT/m। चाहो तो सॉल्व करके खुद देखो, ये होमवर्क में है, ये सॉल्व करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू v, और फिर उसको 0 के बराबर करोगे, तो आपका जो v आएगा उसको हम VMP बोल देंगे, और उसका फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा √2kT/m। क्या बात समझ आई यहां तक, सॉरी ठीक है। अब समझो, देखो ध्यान से कि अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, किसकी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहां से लेकर के मान लो दिल्ली गए,
ठीक है ना। मैं इस समय कानपुर में खड़ा हुआ हूँ, कानपुर से लेके आप दिल्ली जाते हैं सॉरी, तो अगर आप दिल्ली जाते हैं तो यहाँ से वहां तक आप अलग अलग वेलोसिटीज में गए होंगे। कभी 5 मीटर पर से सॉरी कभी मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा में जब शुरुआत करी तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कभी कभी 80 पे भी भगा दी होगी, कभी हो सकता है 50 पे चल रहे हो, जब हल्की भीड़ होगी तो 30-40 पे चल रहे हो, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? टोटल दूरी बटे टोटल समय, टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। उसी तरह से यहां पे हम क्या करते हैं, टोटल वेलोसिटीज का हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, वी एवरेज इज इक्वल टू, इसमें हम टोटल दूर सब पूरी वेलोसिटीज लेंगे फिर उनका एवरेज निकालते हैं। यानी कैसे निकालते हैं, v फंक्शन क्या है, एफ वी इंटू डी वी, ये हो गया हमारा टोटल एवरेज एफ वी के साथ में 0 से इंफिनिटी तक आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा v एवरेज अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एफ वी डी वी, ठीक है ना। इस फंक्शन के साथ हम इसको इसका एवरेज इस तरह से करते हैं, याद होगा, सीखा हो तो सीखते हैं हम लोग उसको 9th 10th में सिखा देता है। एवरेज करने का तरीका क्या होता है, वी एफ वी डी वी अपॉन एफ वी डी वी। तो वी का हम एवरेज निकालना तो वी को उसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं जो उसका फंक्शन है, वी को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करा के पूरे रेंज में इंटीग्रेट किया अपॉन केवल फंक्शन को पूरी रेंज में इंटीग्रेट किया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो वी एवरेज आएगा, क्या आएगा, वी एवरेज आएगा, वो उसका फॉर्मूला आता है अंडर रूट के अंदर 8 KT बाई पाई एम। कोई दिक्कत? ये बात हो गई किसकी, वी एवरेज की। लेकिन जब हम बात करते हैं, अब तीसरी बात हमने क्या निकाल ली, वी मोस्ट प्रोबेबल निकाल ली, वी एवरेज निकाल ली। अब जो हम बात करते हैं वो करते हैं आरएमएस वेलोसिटी, किसकी, आरएमएस वेलोसिटी। कहां लिखूं, इधर लिख लेता हूं, आरएमएस वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर का वेलोसिटी का मतलब, पहले हम क्या करेंगे, उल्टा पढ़ो, स्क्वायर मीन फिर रूट, यानी जो वेलोसिटी दी गई है उसका स्क्वायर करो, वी स्क्वायर हो गया, फिर मीन करो, वही एवरेज, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, एफ वी डी वी 0 से इंफिनिटी अपॉन एफ वी डी वी 0 से इंफिनिटी, एवरेज हो गया। अब इसका रूट कर लो, तब ये जो क्वांटिटी बन करके आएगी वो आएगी हमारे पास वी आर एम एस, दिख रहा होगा आई होप इधर, ठीक है, वी आर एम एस। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे आप देखो लंबे से एक्सप्रेशन बनते हैं, उसको मैं यहाँ पे इतना टाइम अपने पास नहीं कि अपना पूरा सॉल्व करें, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, अप्रोच बता रहा हूँ निकालना किस तरह से, ठीक है ना। जैसे एवरेज में हम लोग किस तरह से अप्रोच करेंगे, इस फंक्शन को उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, सॉरी इंटीग्रेट वगैरह करेंगे, तब आंसर आएगा। उस मोस्ट प्रोबेबल में क्या करना था, उसको डिफरेंशिएट करना था, 0 के बराबर करना था, मोस्ट प्रोबेबल निकल आएगी वो रही, ठीक है। उसी तरह से जब हम आरएमएस निकालेंगे, वी आरएमएस, तो उसका फॉर्मूला आएगा अंडर रूट के अंदर 3KT बाई एम, ये होती है आरएमएस वेलोसिटी। अच्छा 8 बाई पाई की वैल्यू निकालो जरा, 8 बाई पाई का मतलब क्या हो गया, 22/7, 8 7 56 बटे 22, यानी 22 दून 44, बचा यहाँ पे 12 और 0 बढ़ा है तो लगभग 2.5 के आसपास आएगा। यानी ये 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है, यानी इन दोनों के बीच में एवरेज है। सबसे बड़ा कौन सा है, आरएमएस 3S में, इसमें 2.5 के आसपास आएगा, इसमें 2 आएगा, यानी वी आरएमएस सबसे बड़ा है, फिर इसके बाद वी एवरेज है, फिर इसके बाद वी मोस्ट प्रोबेबल है। ये क्रम भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है इस तरह से, वी आरएमएस, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल। याद कैसे रखेंगे, RAM, राम, राम नाम याद रखो, हो जाएगा आरएमएस एवरेज मीन। कोई दिक्कत, पक्का। ये बात हम लोगों ने करी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, ठीक है। अब जैसे किस तरह से और इसमें सवाल पूछा जा सकता है कि मान लो आपने क्या किया, आपने जो गैस थी उसका टेम्परेचर बढ़ाया, क्या किया, टेम्परेचर, मान लो ये जो कर्व आया था ये टेम्परेचर T1 पे आया था, ठीक है। मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इस कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस कर्व पे इफेक्ट ये पड़ेगा कि मान लो ये वेलोसिटी क्या है, इस वेलोसिटी के पार्टिकल सबसे ज्यादा है, इस वेलोसिटी के पार्टिकल सबसे ज्यादा है, यानी वी मोस्ट प्रोबेबल है। क्या वी एवरेज जो होगी वो इससे बड़ी होगी, वी एवरेज इससे बड़ी होगी, यानी वी एवरेज इधर होगी, इस तरफ होगी, ये वी एवरेज होगी, ठीक है ना। वी एवरेज उससे बड़ी होगी मोस्ट प्रोबेबल से, और उससे बड़ी क्या होगी, आरएमएस, तो आरएमएस कहीं इधर होगी, ये होगी वी आरएमएस, ठीक है। अब मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ाया T2 कर दिया, अब टेम्परेचर T1 से कहां कर दिया T2, तो एक्चुअल में होता क्या है कि इसकी पीक जो होती है वो गिर जाती है कर्व की, इस तरह से इसकी पीक जो होती है वो गिर जाती है, ये T2 कर्व पे।
इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ T2, ठीक है ना। ये वाला है जो है दूसरे टेम्परेचर पे है, ठीक है। और T2 जो है वो ग्रेटर देन है T1 से, T2 इज ग्रेटर देन T1। एक चीज ध्यान रखना है, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका जो एरिया है, एरिया में कोई चेंज नहीं आता है, एरिया नो चेंज। क्यों? कि वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो रहा है, पार्टिकल तो उतने ही रहेंगे, बस ये है उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। भाई पार्टिकल जैसे हमने बढ़ाया तुरंत क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब देखो ये शिफ्ट होकर कहाँ आ गई, यहाँ कहीं आ गई, यानी वेलोसिटीज जो होंगी बढ़ जाएंगी। एक्चुअल में होता भी यही है, आप किसी गैस को हीट करो, क्या पार्टिकल्स तेजी से वाइब्रेट करते हैं? जब तेजी से वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। वही यहाँ पे भी होता है, एरिया डजंट चेंज बट जो उसकी पीक होती है वो डाउन हो जाती है, वेलोसिटीज आगे बढ़ जाती है, कर्व थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो मान लो आपको ऐसे पेपर में दिया है, ठीक है, किस तरह से, कहाँ बनाऊं इधर बना लेता हूँ, देखो दिख रहा होगा इधर कि एक कर्व ये दिया है और एक कर्व ये दिया है। थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ, एक कर्व ये दिया है, ठीक है। आपसे बोला गया है कि बताओ एक कर्व 1 है एक कर्व 2 है, बताओ कौन सा कर्व ज्यादा टेम्परेचर पे खींचा बनाया गया है। तो आप क्या बताओगे, ये जो नीचे वाला है, क्योंकि आप जान रहे हो कि इसकी पीक आगे शिफ्ट हुई है। इसका मतलब क्या है, इसका एरिया तो सेम होगा दोनों का, ठीक है, लेकिन ये टेम्परेचर जो उसका वो ज्यादा होगा। गई बात पूरी मगज में, बात समझ आई क्या? पक्का 100%? उतारो। आई होप यहां तक की बातों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आगे क्या बात करते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा एक आध बातें लॉस पे कर लेते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी जल्दी से बातें करते हैं, कुछ ज़्यादा खास जानने की जरूरत अभी नहीं है। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या बताता है कि अगर हम किसी भी सिस्टम का प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें, यानी उसको हम कोई भी हीट प्रोवाइड ना कराएं, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, तो उसका जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। कुछ गलत बोल दिया क्या, सॉरी। प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ये क्यों, याद करो आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट किया, R तो आपका गैस कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट ही है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, तो ये पूरी की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो कांस्टेंट हो गई तो यहाँ पे आप ये हटा के प्रोपोर्शन साइन लगाएंगे तो V उधर चला जाएगा, P क्या आ गया 1/V क्या, यानी इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। कोई दिक्कत, बात समझ आई? अब दूसरी बात, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हम किसी भी बॉडी का प्रेशर कांस्टेंट कर दें, क्या कांस्टेंट कर दें, प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट करने से क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट करो, क्या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तीसरा क्या आता है, एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। इसमें क्या बोला जाता है, एक में टेम्परेचर कांस्टेंट किया, एक में प्रेशर कांस्टेंट किया, तो अब किसकी बारी है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो। अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं, ध्यान से देखो, प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के, यानी प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के, अर्थात P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। दिस इज ऑल अबाउट लॉज। कौन से लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ। नोट करो, जस्ट अ सेकंड, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, नाम मैंने उल्टे लिख दिए हैं। ये एवोगाड्रोस लॉ है, ठीक है, ये आपका चार्ल्स लॉ है। खैर नाम तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी नाम हमें सही से लिखना चाहिए। ये था आपका एवोगाड्रोस लॉ, आई एम सो सॉरी, एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है, लिख लेना, चार्ल्स ये वाला है, ठीक है ना। अब नोट करो चार्ल्स लॉ, ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की। किसकी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो कि एक पार्टिकल जितनी दिशाओं में, जितनी डायरेक्शंस में अपनी एनर्जी को रख सकता है, उन दिशाओं की संख्या को, बात समझ आ रही है, एक पार्टिकल जितनी डायरेक्शंस में, ऐसे समझो, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं इधर भी जा सकता हूँ,
मैं इधर भी जा सकता हूँ, मतलब इधर जाने का मतलब एक लाइन पे चल सकता हूँ, मैं दूसरी लाइन पे चल सकता हूँ, मैं तीसरी लाइन पे चल सकता हूँ, अगर मैं सिंगल एक मॉलिक्यूल हूँ, ठीक है ना। किसी किधर मतलब 3 ही डायमेंशन में मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सिंगल पार्टिकल, मैं अपने आप को एक सिंगल पार्टिकल मान के चल रहा हूँ, ठीक है, गोल सा, बिल्कुल एक गोलू गोलू सा इस तरह का, ठीक है। तो इसका मतलब ये वो पार्टिकल अपनी जो एनर्जी है वो केवल 3 डायमेंशंस में ही रख सकता है। अगर वो घूमेगा तो पता भी नहीं चलेगा घूम रहा नहीं घूम रहा, मतलब बहुत माइन्यूट स्केल पे ही पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, एटम सॉरी बोलना चाहिए, ठीक है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है कि जितनी डायरेक्शंस में एक जो मॉलिक्यूल है वो अपनी एनर्जीज को रखता है, उन डायरेक्शंस के नंबर को, यानी उन डायरेक्शन की संख्या को हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, लिख लेना अपनी भाषा में, ठीक है। तो हम डायरेक्ट डिफाइन करते हैं 3 तरह के जो मॉलिक्यूल है उनको डिफाइन करते हैं उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। पहला क्या है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक एटॉमिक, ठीक है। दूसरा डायटोमिक, डायटोमिक, फिर ट्राइएटोमिक, ठीक है। ट्राइएटोमिक में भी 2 केस, ट्राइएटोमिक में भी 2 केस, एक आपका लीनियर, ठीक है, एक आपका नॉन लीनियर, ठीक। तो हम लोग 2 तरह से लिखेंगे, एक लिखेंगे जब टेम्परेचर जो है वो 5000 केल्विन से कम है, ऑलमोस्ट हम लोगों ने काफी बड़ा टेम्परेचर मान लिया, और उसके दूसरा मान लिया कि जो 5000 से काफी ज्यादा, नहीं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। अब हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का संख्या लिखेंगे। मोनोटॉमिक के लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है 3, अभी बात करिए हम लोगों ने, एक सिंगल पार्टिकल है वो केवल 3 ही डायरेक्शन में घूम सकता है, मतलब जा सकता है 1 2 3, ठीक है, घूमेगा पता ही नहीं चलेगा। अब मान लो यही एक चौक है, ठीक है, तो ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, और ऊपर भी जा सकती है, ये 3 कर भी सकती है। ये रोटेट करेगी तो पता चलेगा, ये रोटेट करेगी तो पता चलेगा, एक डायरेक्शन में रोटेट किया, ठीक, दूसरी डायरेक्शन में रोटेट किया, बात समझ आ रही है। तो ये इस तरह से रोटेट कर सकती है, एक अपने इस एक्सिस पे, एक इस एक्सिस पे, यानी इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, 5। उसी तरह से अगर एक ट्राइटोमिक है तो मान अगर लीनियर है तो लीनियर का मतलब एक लाइन की तरह ही होगा, तो उसकी भी कितनी होंगी, 5। लेकिन अगर ट्राइटोमिक है तो वो 3 तरह से रोटेट, अब एक आप ट्राइंगल को सोचो, ठीक है ना, मान लो एक ट्राइंगल है तो ये 1 2 3 तरह से रोटेट कर सकता है, तो इसकी कितनी हो जाएंगी, 6, 3 5 5 6। बेसिकली आप लाइन लीनियर याद रखो चाहे याद रखो, अगर ट्राइएटॉमिक की बात कर रहे हो जनरली नॉन लीनियर की ही बात कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं बोला है तो आप नॉन लीनियर ही कंसीडर करेंगे, आप लीनियर कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना, अगर नहीं बोला हुआ है, ठीक। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। अब अगर एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट कर रहा है, मान लो एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है वाइब्रेट कर रहा है, मान लो ऐसे से वाइब्रेट करेगा, तो एक्चुअल में तो क्या ये अपनी एक्सिस पे ही चल रहा है, जैसे जो हमने कंसीडर एक्चुअल में कर लिया है, ठीक है। इसका मतलब ये इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, ये आपका 3 ही रहेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, जब डायटोमिक होगा तो एटॉमिक एटम्स के बीच की डिस्टेंस भी हल्की हल्की चेंज होगी, तो उसमें क्या होगा कि आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जब भी ऐसे बात करिए हाई टेम्परेचर की, तो आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 बढ़ा दो, मोनोटॉमिक में मत बढ़ाना, बाकी समय बढ़ा सकते हो, ठीक है, इसमें बढ़ा दो, तो 5 2 7 5 2 7 6 2 8 ऐसे याद रखो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने 2 2 बढ़ा दी उसको छोड़ के, बात समझ आई। तो इस तरह से हम लिखते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मान लिया। अब अगली बात क्या करते हैं, इसको नोट कर लो पहले, नोट हो गया। अब देखो हम लोगों ने अभी प्रेशर का एक फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, या इसको हम लोगों ने दूसरी तरह से पढ़ा था PV, V को इधर भेजा था, यूनिट के लिए बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल V के लिए बात कर रहे हैं, तो PV इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी, याद है, क्यू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया था, ये आया था। यानी काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV, या PV को क्या लिख सकते हैं, nRT, तो 3/2 nRT, ये है n मोल्स की काइनेटिक एनर्जी, बात समझना ध्यान से, कितनी, n मोल्स की काइनेटिक एनर्जी, n मोल्स की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। n मोल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स इज इक्वल टू 3/2 nRT, ये किसके लिए है, n मोल्स के लिए। तो अगर हमें 1 मोल के लिए बात करना हो तो n की जगह कितना कर देंगे, 1, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में बच्चों को जनरली प्रॉब्लम होती है, सर से इतना मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। 3/2 RT किसके लिए, 1 मोल के लिए, ठीक है। अब 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, क्या n एटम्स होते हैं, और n का मतलब क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर,
ये क्या है? वो गाड्रो नंबर, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है ये तो नंबर, ठीक है। और कितने होते हैं वो? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल, ठीक है। तो इसका मतलब ये, अगर हम एक एटम की बात करें, किसकी बात करें? एक एटम की। कुछ गड़बड़ लिखा क्या? नहीं, ठीक है। यानी हम सिंपल एक की बात कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल बोलना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मोनोएटॉमिक भी हो सकता है, डायटोमिक भी हो सकता है। एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमारे पास? इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास, एन से डिवाइड करा दो, यानी 3/2 R/n इंटू टी, 3/2 इंटू R/n इंटू टी, ठीक है। 3/2 इंटू R इंटू टी। और इस संख्या को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? R/n। तो इसको हम दिखा देते हैं R/n को K से, के बी से जनरली लोग दिखते हैं, ठीक है। ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है, R/n, ठीक। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kT। आप इसे भी याद रख सकते हैं। तो ये वन मॉलिक्यूल के लिए, जब ये मॉलिक्यूल की बात करी तो वहां पे K आएगा, और जब ये मोल्स की बात कर रही तो वहां पे R आएगा। कि यहाँ तक कैलकुलेशन क्लियर है? मतलब ये कल आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करता है ये चीज कि K पता होना चाहिए कब आता है, कब R आता है। बच्चे ने K की जगह R कर देते हैं और R की जगह K कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्यों K है, क्यों R है, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब नोट करो, नोट कर लिया। अब देखो, एक बात हमें ये पता चली कि अच्छा, एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? 3/2 kT, ठीक है। अब एक हमने सिंगल मॉलिक्यूल की बात करी है, ठीक है ना, एक एटम की तरह, ठीक है ना। यहाँ पे एटम को हमने, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल और एटम मैंने एक ही जगह लिख दिया, क्यों? क्योंकि मैंने एक मॉलिक्यूल को मोनोएटॉमिक माना इस जगह पर, मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक कौन सा? क्योंकि मॉलिक्यूल भाई यहाँ पे क्या था? एन से मैंने डिवाइड किया, इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पे वन एटम लिखना चाहिए था हमें, लेकिन मैंने मॉलिक्यूल लिख दिया। तो मैंने अब जनरलाइज करेंगे, ठीक है ना, एक एटम लिख दिया, सॉरी एटम की मॉलिक्यूल लिख दिया, ठीक। तो ये मॉलिक्यूल कौन सा है? मोनोएटॉमिक। इसका मतलब है मोनोएटॉमिक के लिए जो काइनेटिक एनर्जी आई वो कितनी आई? 3/2 kT। मोनोएटॉमिक के लिए जो काइनेटिक एनर्जी आई वो आई 3/2 kT, ठीक है। अब मोनोएटॉमिक में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3। यानी वो जो मैंने जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताया तो क्या बताया? जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो नंबर ऑफ डायरेक्शन है जिसमें एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो एक मोनोएटॉमिक के लिए लेफ्ट, राइट या ऊपर, सॉरी लेफ्ट राइट बोल रहा हूँ, इधर एक्स में, वाई में या जेड में 3 डायरेक्शन में जा सकता है, तभी 3 होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है उसके लिए तो तीनों सिमेट्रिकल है, तीनों में बांट सकता है। यानी ये एक्स में बांटेगा, वाई में बांटेगा और जेड में बांटेगा। क्या क्या? हाफ kT, हाफ kT, हाफ kT। यानी जो एक सिंगल डायरेक्शन में जो एनर्जी बांट रहा है वो कितनी है? हाफ kT। उस तरह से वाई में कितनी है? हाफ kT, जेड में कितनी है? हाफ kT। तो एक बात आपको यहां से एक थ्योरम भी बन करके आती है, हालांकि इसमें थ्योरम क्या है? सिंपल सा स्टेटमेंट है कि एक अगर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी? 3/2 kT, ठीक है। उसने तीनों में बांट दिया, हाफ kT, हाफ kT, हाफ kT। तो एक डायरेक्शन में कितनी बटी? हाफ kT। इसको बोलते हैं इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या तीनों में इक्वी पार्टीशन, मतलब बराबर बराबर बांट दिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? इक्वी पार्टीशन, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। कोई थ्योरम्स ये नहीं होता है कि अलग से भगवान के घर से बन के आती हैं। सिंपल सा हम लोग कॉन्सेप्ट्स को देख के जब उसको जनरलाइज करते हैं तो कुछ इस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं जिनको थ्योरम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल ऑफ एनर्जी की थ्योरम क्या होती है? सिंपल क्या होती है कि अगर कोई एक हमारे पास मॉलिक्यूल है तो वो एनर्जीज को बराबर बराबर भागों में हर डायरेक्शन में बांट देगा, और वो एनर्जी एक डायरेक्शन में कितनी हो सकती है? हाफ kT। अब मान ले मैंने बोल दिया कि ये तो मोनोएटॉमिक था, डाइएटॉमिक के लिए जो टोटल एनर्जी बनेगी अब कितनी बनेगी? ध्यान देखो, मोनोएटॉमिक था तो 3/2 kT, हार में कितनी बांट दी? हाफ kT, हाफ kT, हाफ kT। यानी एक डायरेक्शन में कितनी हो सकती है? हाफ kT। अब मान लो डाइएटॉमिक है तो डाइएटॉमिक में कितनी हो सकती है? 5 डायरेक्शन हो सकती है। यानी हर डायरेक्शन में अगर 5/2 kT, सॉरी 1/2 kT होगा तो टोटल कितनी हो गई? 5/2 kT। टोटल कितनी हो गई? 5/2 kT। इसका मतलब क्या है? इसके लिए जो एनर्जी आएगी डाइएटॉमिक के लिए वो कितनी बनेगी? 5/2 kT। और ट्राइएटॉमिक के लिए 6/2 kT। तो अगर हम जनरल फॉर्मूला बोलें तो जनरल फॉर्मूला जो एनर्जी का बनेगा वो कितना बनेगा? U इज इक्वल टू, हमने U से दिखा दिया इसको, F/2 kT। यहाँ पे F क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
क्या एक्सप्रेशन जनरलाइज हो गया है? क्या हमें ये पता चल गया F/2 KT क्यों आ रहा है? क्योंकि हर डायरेक्शन में क्या होती है, हाफ KT। तो अगर F डायरेक्शन है यानी F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो टोटल एनर्जी कितनी बनेगी? F/2 KT। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? उतारो। और चलो इसी में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पहले उतारो मत, रुक जाओ, थोड़ा सा और इसको जनरलाइज करते हैं। अब ये याद रखना, ठीक है ना, कितना गया था। और चलो थोड़ी जगह में काम चलाता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। अब देखो U हमारे पास क्या आ गया, F/2 KT, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या चीज? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं CV से। CV का मतलब क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है del U बाई del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। del U बाई del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप समझो आगे। U की वैल्यू रखो यहाँ पे F/2 KT, क्या रखो? U की वैल्यू रखो, तो del बाई del T ऑफ F/2 KT, यानी क्या आ गया? याद रखना ये एक हम लोग मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F है, ठीक है। ये हम लोग n मोल्स के लिए बात नहीं है, मोल्स के लिए बात नहीं, याद करो यहाँ पे हम लोगों ने ये चर्चा कर ली, यहाँ मोल्स के लिए n आ जाए तो यहाँ पे R आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? F/2 K कांस्टेंट हो गया, T का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये CV की वैल्यू कितनी आई? F/2 K, F/2 K। कोई दिक्कत? पक्का? अब एक बात हम लोग जानते हैं, CP शायद मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन एक रिलेशन आपको याद रखना है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक हम डिफाइन करते हैं CP। ये क्या हमारे पास? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या थी? कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। आपने सुना भी होगा, 12th वगैरह में सिखाया जाता है। तो CP और CV, इसमें एक रिलेशन होता है आइडियल गैस के लिए कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R। सुना होगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो यहां से CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो अब एक काम करो, इसको आप मोल्स के लिए लिख लो, मोल्स के लिए कर लोगे तो आसानी होगी। तो ये अगर CV ये था एक मॉलिक्यूल के लिए, तो फॉर वन मोल CV इज इक्वल टू F/2 R, ठीक है। ये किसके लिए? मोल्स के लिए। तो CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? CP इज इक्वल टू R प्लस CV, R प्लस CV, यानी R प्लस FR/2। ये आ गया CV सॉरी CP, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं इधर जगह बनाता हूं। ठीक, हमारे पास CV कितना आ गया? CV इज इक्वल टू आ गया F/2 R, और CP कितना आ गया? F/2 प्लस 1 इंटू R, ठीक है ना। R कॉमन ले लिया दोनों में से, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं गामा। क्या होता है ये? गामा। क्या होता है बाद में समझेंगे। गामा को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, ठीक है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, ठीक। CP/CV से इसको दिखाते हैं, यानी हम दोनों स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो निकालते हैं कितना आता है। देखो इधर से निकालो, क्या आएगा? CP की वैल्यू कितनी? F/2 प्लस 1 इंटू R, और ये क्या है? F/2 इंटू R। R ने R को मार दिया, F/2 को दोनों के डिवाइड में कर दो, कितना जाएगा? यहाँ पे F/2 1 बचेगा, और यहाँ पे F1/F/2 यानी 2/F, 1 प्लस 2/F। ये आ गई गामा की वैल्यू, ये आ गई गामा की वैल्यू 1 प्लस 2/F। यहाँ पे F क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अच्छा भाई, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। F की वैल्यू हम जानते हैं, F की वैल्यू कितनी होती है? F की वैल्यू 3 होती है हमारी मोनोएटॉमिक के लिए, F की वैल्यू 5 होती है हमारे पास डायटोमिक के लिए, और F की वैल्यू 6 होती है हमारे पास डायटोमिक। अब जनरली ऐसे 3, 5, 6 से याद रखोगे, ठीक। तो मोनोएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मोनोएटॉमिक के लिए 3 के करस्पॉन्डिंग 1 प्लस 2/3, यानी 3 × 3 3 2 5 5/3, यानी आ गया हमारे पास गामा की वैल्यू आ गई 1.67। किसके लिए? मोनो के लिए। डाई के लिए निकालो, खुद निकालो, देखो कितने आ जाएंगे। यहाँ पे 3 जगह कितना रखेंगे? 5, तो 5 4 20, यानी 1.4, 1.4। ये आ गई डाई के लिए। गामा की वैल्यू 1.33 निकालो, यहाँ पर 6 रखो, 6 2 8/3 रखो, 1.33 आ जाएगा। ये आ गई ट्राइएटॉमिक के लिए। तो गामा की वैल्यूज भी आप याद रखेंगे, मोनोएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और डाइएटॉमिक के लिए।
मोनोटॉमिक, ट्राइटॉमिक और डाइटॉमिक के लिए। कोई दिक्कत? पूरी कहानी कहां से शुरू करी थी और कहां पे आके गामा पे आगे रुके हैं? गामा मारेगा, ठीक है। फिर से समझो एक बार, क्या बोला हम लोगों ने कि जो प्रेशर अप्लाई होता है, कि एक जो हमारे पास आइडियल गैस है वो प्रेशर कितना अप्लाई करती है? 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने इसको चेंज किया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है? 3/2 इंटू एन आर टी, 3/2 इंटू एन आर टी। अब यहाँ पे मैंने बोला कि अगर n मोल्स के लिए इतनी काइनेटिक एनर्जी है तो एक मोल के लिए कितनी होगी? 3/2 आर टी। अब अगर एक मोल के लिए 3/2 आर टी है तो एक एटम के लिए कितनी होगी? 3/2 आर टी अपॉन n, हमने नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दिया। अब उस एटम को हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल मान लिया, यानी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल मान लिया। एक एटम को माना मॉलिक्यूल तो मोनोटॉमिक हो गया क्योंकि एक एटम था वहां पर, ठीक है। मोनोटॉमिक मान लिया, इसका मतलब ये है कि मोनोटॉमिक के लिए जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 एफ, सॉरी केटी, 3/2 केटी। ठीक भाई, मोनोटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3, यानी तीनों डायरेक्शन में एनर्जी को बांट देगा, एक्स, वाई और जेड, यानी हाफ केटी, हाफ केटी, हाफ केटी। यानी हाफ केटी एक डायरेक्शन में एनर्जी है, इसको बोलते हैं इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर एनर्जी वो बांट देगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बात समझ आ गई। अब बात क्या करते हैं कि अगर मोनोटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई हमारे पास, सॉरी 3, और जो टोटल एनर्जी थी वो 3/2 केटी, यानी हर डायरेक्शन में हाफ केटी बट रही है। इसका मतलब है अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होगी तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ केटी को 5 बार जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारे पास? 5/2 केटी। 6 होती तो 6/2 केटी, यानी अगर जनरलाइज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? F/2 केटी। ठीक, ये हो गया हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए, चाहे वो डायटोमिक हो, चाहे वो ट्राइटोमिक हो, चाहे वो मोनोटॉमिक हो। तो एफ की वैल्यू आप 3, 5, 6 ऐसे रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब सीवी हमने बात करी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमने बोला कि सीवी जो होता है वो डेल यू बाई डेल टी के बराबर होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, हमने यू को वहां रखा तो F/2 के टी, जब डिफरेंशिएट किया तो F/2 के बचा, और के ये था हमारे पास वन मॉलिक्यूल के लिए, तो हमने उसको चेंज करके कर दिया मोल के लिए, तो F/2 एन, सॉरी आर बच गया। अब F/2 R अगर हमारे पास CV है तो CP की वैल्यू क्या है? CV में R जोड़ दो, ये F/2 R प्लस R, F/2 R प्लस R। ठीक है, अब हमने क्या किया? एक नई चीज डिफाइन करी, गामा। गामा क्या है हमारे पास? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। ठीक है, तो F/2 KT R अपॉन F/2 R, इनको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास गामा आया 1 + 2/F। ठीक है, F की वैल्यूज यहाँ पे 3, 4, 5 रख के देखा तो मोनोटॉमिक, ट्राइटोमिक, सॉरी डायटोमिक और ट्राइटोमिक के लिए, तीनों के लिए हमारी गामा की वैल्यू 1.67, 1.4 और 1.33 आ गई। क्या पूरी कहानी यहां तक समझ आई है? 100% पक्का? कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो जाके, नहीं है तो उतारो फटाक से। ओके, तो यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई। अब थोड़ी सी चर्चा और करते हैं, इसमें डीप बातें और करते हैं थोड़ी सी। बहुत ज़्यादा डीप नहीं, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम ना हो कभी। ठीक है, मान लो मैंने आपसे बोला कि बताओ किसी एक डायरेक्शन में जो पार्टिकल है मूव कर रहा है उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। आपसे मैंने एवरेज वेलोसिटी पूछी किसी एक डायरेक्शन में, मतलब Vx पूछा मैंने, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको एक ध्यान रखना है, अगर किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करिए तो वहां पे एवरेज वेलोसिटी जो लिखी जाती है दैट इज 0। ये क्यों लिखी जाती है ऐसे समझो ध्यान से। एक पार्टिकल जो है वो रैंडमली मूव कर रहा है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को अपन पकड़े तो हम ऐसा मानते हैं, कैसा मानते हैं कि पार्टिकल जितना इधर मूव किया है भाई ऑब्वियस सी बात है उतना ही इधर भी मूव करा होगा। ठीक है ना, वो लगातार रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा है, तो जितना इधर गया हम ऐसा मान के चलते लगभग उतना ही इधर भी मूव किया होगा। तो जो एवरेज निकल करके आएगा वो टोटल कितना निकल करके? 0। यानी हम ऐसा मान सकते हैं कि पार्टिकल जो है एक डायरेक्शन में लगभग रेस्ट पे रह सकता है। ठीक है ना, रेस्ट पे नहीं है, लेकिन चूंकि इधर भी गया है और इधर भी गया है तो एवरेज क्या हो गया? 0। ये बात समझ आइए, एवरेज होता है वो 0 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने बोल दिया कि अच्छा एक बात और जानते हैं आप, एवरेज जानते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने बोल दिया कि Vx स्क्वायर क्या होता है, Vx स्क्वायर क्या होता है एक डायरेक्शन के लिए, जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। तो एक बात आप ये जानते हो, क्या जानते हो कि Vrms जो होता है वो कितना होता है? √3 kT/m, √3 kT/m। ठीक, इसका मतलब ये है, अरे ये लिखा क्या हुआ एक्चुअल में? क्या ये वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन लिखा हुआ है? क्या ये वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन लिखा हुआ है? किसी एक डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम आरएमएस की वेलोसिटी और आरएमएस वेलोसिटी की बात करें तो आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है कि वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन का रूट,
यही तो है VRMS, यही तो है VRMS। यानी अगर हमें V स्क्वायर निकालना है तो क्या VRMS का हम स्क्वायर कर दें? बात समझ आए? तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि अगर हम V स्क्वायर लिखेंगे तो क्या कर देंगे, VRMS का स्क्वायर यानी 3kT/m। तो क्या ये तीनों डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी है? भाई यहाँ तो हमने जनरल कर दिया इस जगह पर, यहाँ पर हमने जनरल लिखा है, तो यानी KT 3kT/m है अगर, तो वो XYZ तीनों को मिला के, तो यानी हर पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, तीनों में तोड़ दो, VX स्क्वायर, VY स्क्वायर और VZ स्क्वायर। यानी इस डायरेक्शन में कितनी होगी KT/m, इसमें कितनी होगी KT/m और इसमें कितनी होगी KT/m। तब जाके फिर टोटल होती है 3kT/m और उसका रूट लेके हम VRMS निकालते हैं। बात समझ आई? इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, इसके बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कुछ प्रीवियस ईयर्स में कि अल्फा VX प्लस बीटा VY, इसके स्क्वायर का आपको मीन बताना था। यहाँ पे VX और VY क्या है, X और Y डायरेक्शन में वेलोसिटीज, ठीक है। तो इसको ओपन करो, अच्छा क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर VX स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर VY स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा VX VY, इसका ये एवरेज, ठीक है। तोड़ दो, अंदर ले चलते हैं एवरेज को, तो अल्फा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एवरेज ऑफ VX स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एवरेज ऑफ VY स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एवरेज ऑफ VX एवरेज ऑफ VY। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अर्थात इसको उठा के इधर सॉल्व कर लेते हैं, नीचे जगह कॉर्नर दिख रहा हो आपको, तो अल्फा स्क्वायर VX स्क्वायर, यानी अभी बात करी थी लोगों ने, VX के स्क्वायर का मीन यानी KT/m, अल्फा स्क्वायर इंटू KT/m प्लस बीटा स्क्वायर इंटू KT/m, VX VY इंडिविजुअल वेलोसिटीज का मीन 0 प्लस 0, आगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बाहर कितना है KT/m। ये आ गई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो इसका क्या यूज है आपको समझ आया होगा, योग कोई दिक्कत नहीं होगी पक्का। चलो उतारो फिर इसको। अब अगली बात हम लोग क्या करते हैं इसमें कि हम लोगों ने एक इंडिविजुअल गैस के लिए सारी बातें करी, क्या CP CV गामा सारी बातें हम लोग सारा खेल कर लिया, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा हम लोग डेरिवेशन पार्ट में नहीं गए, हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा सीखी और न्यूमेरिकल्स को किस तरह से हैंडल करना है ये सीखा, न्यूमेरिकल में किस तरह से अप्रोच करना है, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और किस तरह से कोई फॉर्मूला बना होता है उसकी बात करी हम लोगों ने, ठीक है ना। किसी एक स्पेसिफिक फॉर्मूले के डेरिवेशन पार्ट पे हम लोगों ने फोकस नहीं किया, ठीक है। चलो ये बात अपने को समझ गए। अब बात क्या करते हैं कि अगर हमारे पास दो गैसेज हैं, ठीक है ना, दो गैस ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, तो मिक्सचर अगर उसका मिक्सचर ऑफ गैसेज, मिक्सचर ऑफ गैसेस, इन पे कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि बताओ अगर हमारे पास दो गैसेस है, मान लो एक गैस है जिसमें N1 मोल्स हैं, ठीक है, और दूसरी गैस है जिसके N2 मोल्स हैं, इसको आपस में मिला दिया गया, आपस में मिला दिया गया, तो आपसे बोला जाता है बताओ जो मिक्सचर है उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। पहले की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो F1 है, दूसरे के लिए F2 है, ठीक है। तो मिक्सचर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, F1 N1 प्लस F2 N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये याद रखना है आपको। देखो डेरिवेशन पार्ट, फिर भाई बात यहाँ पे अपन इसके डेरिवेशन पे जरा कहाँ से बन करके आता है ये इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ सिंपल बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह का सवाल दिया हो तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज रख के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी बात करने की वजह से, ठीक है। मान लो आपसे बोल दिया गया कि पहली जो गैस है उसके लिए जो स्पेसिफिक हीट है दैट इज C1, CP1 ये कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए और CV1 ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए, इसी की तरह से CP2 और CV2। तो अगर CV मिक्सचर पूछ दिया जाए तो फिर इसी तरह से बस F की जगह पर क्या कर देना हमें CV, तो CV1 इंटू N1 प्लस CV2 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2, क्या गया CV मिक्सचर। आपसे अगर CP मिक्सचर पूछ दिया जाए तो क्या होगा, क्या हो जाएगा बताओ, खुद से लिखो, CP1 इंटू N1 प्लस CP2 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। मान लो आपसे गामा मिक्सचर पूछ दिया जाए तो गामा मिक्सचर क्या होगा, CP अपॉन CV मिक्सचर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा CP1 N1 प्लस CP2 N2 अपॉन CV1 N1 प्लस CV2 N2, यस और नो, ठीक है। मान लो आपसे बोल दीजिए जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, पहले टेम्परेचर T1 था
इसका T2 था, ठीक है। तो T मिक्सचर कितना हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा अलग होता है इससे, बस यहाँ पे T1 T2 मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा F1 T1 N1 प्लस F2 T2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। कुछ गड़बड़ लिखा है क्या मैंने? मेरे ख्याल से कुछ तो मैंने मिस किया है शायद। हाँ, ये मिस किया था, F1 N1 और यहाँ पे F2 N2, ठीक है। ये होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए थोड़ा सा अलग लगता है इन सबसे, क्योंकि इसमें क्या है, जहाँ पे F1 F2 रख दिया, इसमें CV1 इसमें CV, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, F1 के साथ में T1 रखना है, दोनों जगह F1 F1 का F2 F2 का मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो ये हो गया मिक्सचर्स की बात, कि मिक्सचर्स किस तरह से अगर दिए गए हों तो उनके लिए हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो किस तरह से करते हैं, ठीक है ना। ये मिक्सचर की बात होगी, ठीक है। इसको उतारो फटाक से। तो ये जो भी हमने आज बातें कर ली वो हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बातें करी, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग अब थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये हम लोगों ने आज पूरी एक क्लास में पूरा का पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कवर करने की कोशिश करी। अगर कोई एक आध चीज़ छूट गई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसको मैं थर्मोडायनेमिक्स के साथ में कवर कर दूंगा। मतलब जहाँ जहाँ कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपको लग रहा हो कि यहाँ के हैं, लेकिन हो सकता है वो एक्चुअल में वहाँ पर पढ़ाने में सही हो, तो आप लिख देना अगर आपको जो भी सही लग रहा हो, ठीक है ना। क्योंकि लिखने से मन का जो बोझ होता है वो हल्का हो जाता है, समझदार हो। ठीक है, चलो। तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, अगर मेल कर देना या जो भी चाहना कर देना, ठीक है ना। अब अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में थर्मोडायनेमिक्स से बातें करेंगे, और आपको कुछ सुझाव देना हो, कुछ भी करना हो तो आप लिख सकते हो आसानी से, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, ठीक। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।